हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के कल्चर से या संस्कृति से बोल सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। ये आपके लिए आगामी यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूकेपीएससी एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल्चर वाले टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लोकगीत और लोक नृत्यों का महत्व क्या है, इनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई उसको ऑब्जर्व करते हैं, तभी जाके हमें लोक वाद्य यंत्र के बारे में समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड के पारंपरिक जो लोक वाद्य यंत्र हैं इनका क्या कल्चर में किस तरीके से रिलेवेंस रखते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो लोकगीत और लोक नृत्य क्या है, ये साथ साथ ही चलते हैं। लोक नृत्य अगर हैं तो लोक गीतों के साथ होंगे और लोक नृत्य होंगे तो लोक वाद्य यंत्र भी उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आदिकाल से ही क्या है, लोक जीवन में लोकगीत और लोक नृत्य का क्या रहा है, एज ए मनोरंजन की तरह यानी कि एंटरटेनमेंट की तरह प्रमुख साधन रहे हैं। लोक कलाओं में क्या होता है, लोकगीत संगीत और लोक वाद्य का विशेष महत्व रहता है और लोक वाद्य के बिना लोक संगीत अधूरा माना जाता है। अगर आप लोक संगीत गा रहे हैं उसमें लोक वाद्य नहीं बज रहे तो वो लोक संगीत को एक तरीके से फुलफिल नहीं करेगा या उसकी एक्चुअल जो उसके बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है वो एक्चुअल में किस तरीके से होता था उसका कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं करेगा। तो लोक संगीत का कला और लोक जीवन से अटूट संबंध है, यानी कि जो लोग एक तो मनोरंजन हो गया, दूसरा इस संस्कृति का हिस्सा है। इसके बिना क्या माना जाता है कि कल्चर अधूरा है। तो लोक वाद्यों का क्या महत्व है, जितना लोकगीतों की महिमा है उतना ही लोक वाद्यों का भी महत्व है। और लोक वाद्यों का क्या है, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं के अभिन्न अंग है। लोक वाद्यों की अगर उत्पत्ति की बात करें तो मान्यता के अनुसार क्या है, भगवान शिव जो है उनके डमरू को संसार का प्रथम आदि वाद्य माना गया है। यानी कि इसी से सारे के सारे यहाँ से ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव ने डमरू बजाया था तो उससे 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी, इस तरीके से कहानी है। फिर वहीं से क्या हुआ, धीरे धीरे उनके जो शिव जी की लीलाओं से ही लोक वाद्यों की, अलग अलग लोक वाद्यों और लोकगीतों की इस तरीके से उत्पत्ति मानी जाती है और अलग अलग ध्वनियों की उत्पत्ति भी मानी जाती है कि शिव के डमरू से ही ध्वनि की उत्पत्ति हुई थी। अब देखते हैं उत्तराखंड के जो लोक वाद्य हैं, अब इसको समझते हैं। अभी हमने देखा कि उत्पत्ति किस तरीके से हुई और क्या रेलेवेंस रहा हमारे कल्चर में लोक वाद्यों का, लोकगीतों का, वो हमने देखा। अब देखते हैं उत्तराखंड के जो लोक वाद्य हैं, लोक वाद्य यंत्रों की बात कर रहे हैं। तो लोक वाद्य यंत्र उत्तराखंड में लगभग 36 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। इन्हें क्या है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वर्ग हैं, अब क्या होता है, प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार किस तरीके से होता है। पहला प्रकार है धातु वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र बोला जाता है। ये क्या होते हैं, सिंपल सा है, धातु से बने होते हैं, आघात करके बजाए जाते हैं, यानी कि इन पे चोट करके इनको बजाया जाता है। दूसरे होते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र, यानी कि जिनको चर्म वाद्य यंत्र बोला जाता है। इसमें चमड़े से मणे रहते हैं या खिंचे रहते हैं, इसमें चमड़े का उपयोग होता है, बेसिकली चमड़े और लकड़ी का उपयोग या चमड़े और धातु का उपयोग इस तरीके से किया जाता है, यानी कि चमड़े का उपयोग तो होगा ही होगा अवनद्य वाद्य यंत्र में। तीसरा होता है सुशिर वाद्य यंत्र, जिसको फूंक वाद्य यंत्र बोलते हैं। इसमें हवा के द्वारा यानी कि फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। और चौथी कैटेगरी है तार वाद्य यंत्र या तंतु वाद्य यंत्र भी बोला जाता है। नहीं, ये क्या होते हैं, तारों से स्वर उत्पन्न होते हैं, जैसे गिटार, सितार, ये सब हो गया। ये आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पहली कैटेगरी, धातु या घन वाद्य यंत्र। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको एक एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा धातु वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, कौन सा अवनद्य वाद्य यंत्र है। तो उसको देखना है, ध्यान से समझना। धातु या घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं, धातु से निर्मित होते हैं और इन्हें आघात या पीट कर या टकरा कर बजाया जाता है। और प्रमुख घन वाद्य यंत्रों में देखेंगे, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं अलग कलर से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। तो सबसे पहला क्या है, बिनाई, ऐसे कांसे की थाली, मंजीरा और घाना घानी बोला जाता है। ऐसे घुंघरू हो गया, कसेटी हो गया, बिनाई, कसेटी, झांझ, खजड़ी, करताल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इन पे। ऐसे ही घंटा, चिमटा, ये तो आप ऑब्जर्व भी कर लेंगे, जो आसानी से क्या है, ये घन वाद्य यंत्र है। इसमें ध्यान क्या रखना है, बिनाई, झांझ, खजड़ी, कसेटी और करताल। अगले देखते हैं सेकंड कैटेगरी, अवनद्य वाद्य यंत्र यानी कि चर्म वाद्य यंत्र। ये क्या होते हैं, इसमें चमड़े से मणे या खिंचे हुए होते हैं और इसमें ताल व लय देने वाले वाद्य होते हैं, यानी कि ताल और लय देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो प्रमुख चर्म वाद्य यंत्रों में कौन कौन से हैं, हुड़का, डौर, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा। इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, धतिमा, धतिमा क्या है, चर्म वाद्य यंत्र। ऐसे ही साइया भी क्या है, आपका चर्म वाद्य यंत्र। साहित्य भी बोला जाता है, एक हुड़का जो होता है उसको साहित्य भी बोला जाता है, छोटे हुड़के को, ये भी ध्यान देना।
ये भी क्या है, चर्म वाद्य यंत्र। ऐसे ही डमरू हो गया, तबला हो गया, डफली हो गया, ये सब क्या है, चर्म वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सुशिर वाद्य यंत्र या फूंक वाद्य यंत्र, यानी कि फूंक मार के जिसको बजाया जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है, लकड़ी या धातु से निर्मित होते हैं, फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। और प्रमुख सुशिर वाद्य यंत्र कौन से हैं, मुरली बेसिक्स है, भगोरा, ध्यान रखना, भगोरा, भगोरा हो गया, मोचंग हो गया, अलगोजा हो गया, और मसकबीन, ये क्या है, फूंक वाद्य यंत्र है। तुरही, रणसिंगा, नागफनी, शंख, उर्दमुखी नाद, ये सब क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल है। इसमें ध्यान देना, भगोरा, मोचंग, अलगोजा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है तो ध्यान दीजिएगा। अगले देखते हैं, अगली कैटेगरी कौन सी है, तार वाद्य यंत्र या तंतु वाद्य यंत्र। इसमें तार लगे होते हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तारों के कंपन से क्या होती है, स्वर उत्पन्न होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रमुख तार वाद्य यंत्रों के, सारंगी हो गया, एक तारा हो गया, दो तारा हो गया, गोपी चंद्र का एक तारा, और ऐसे ही गोपी यंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, गोपी चंद्र एक आप बोल सकते हैं कलाकार थे, उनके नाम पे गोपी चंद्र का एक तारा फेमस है। एक तारा, दो तारा, सारंगी, ऐसे ही गिटार हो गया, गिटार भी एक तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, वाद्य यंत्रों के प्रकार हो गए। अब देखते हैं इंपोर्टेंट वाद्य यंत्रों को डिस्कस करते हैं जो उत्तराखंड में आपके इस्तेमाल किए जाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ढोल, जो क्या है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र भी है। ये यहाँ पे मैंने ढोल की पिक लगा रखी है। इसको क्या होता है, इस तरीके से ये बजाया जाता है। अब देखते हैं इसमें, तो क्या है, प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से एक है। मुख्यतः क्या है, ये पश्चिमी एशियाई मूल का वाद्य यंत्र है और 2015 में इसे राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। और ढोल को माँ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बेसिकली ढोल की अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो ढोल को क्या है, जो नाग संघ है, जो नागों का राज भी था ना, तो नाग संघ के जो लोग थे वो क्या करते थे, युद्ध के समय क्या करते थे, वीरों को प्रोत्साहित करने के लिए ढोल बजाकर, मतलब ढोल की थाप से क्या होता है, वीरों में एक तरीके से उनमें एनर्जी आ जाती है। इस तरीके से इसका यूज किया जाता था शुरुआत में। और युद्ध काल में क्या होता था, प्रजा को सूचित भी करना है कि युद्ध चल रहा है, इस तरीके से वहाँ भी इसका यूज किया जाता था। और जैसे कि मैंने बताया कि सैनिकों में उत्साह भरने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। और ढोल के साथ ही दमाऊ, रणसिंगा ये और हुड़का बजाकर क्या किया जाता था, घाटियों में प्रतिध्वनि जो आती थी उससे क्या होता था, एक तरीके से बोल सकते हैं माहौल बन जाता था एक तरीके से। इस तरीके से क्या ढोल का इस्तेमाल किया जाता था ऐतिहासिक काल में। अच्छा, इसके निर्माण और संरचना की बात करें तो इसके निर्माण में ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सारे फैक्ट हाईलाइट कर रखे हैं इंपॉर्टेंट है, इन पे नोट थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। तो निर्माण किस तरीके से किया जाता है, तांबा धातु और साल की लकड़ी से निर्मित किए जाते हैं। तांबा और साल की लकड़ी से, यानी कि इसमें धातु का भी और लकड़ी का दोनों का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से ये जो रिंग लगे रहते हैं और इनको फिक्स करने के लिए इस तरीके से धातु का इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपकी ये रस्सियाँ इस तरीके से बांधी जाती हैं इस पे, और ये बीच का क्या है, पोर्शन क्या है, लकड़ी का है। और क्या होता है, इसमें दो पूड़े होते हैं, एक दायां एक बायां पूड़ा, यानी कि ये जो बजा रहे हैं ना, एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा। तो जो दाईं पुड़ी होती है, दाईं पुड़ी को भैंस या बारहसिंगा की खाल से बनाया जाता है और बाईं पुड़ी को बकरी की खाल से बनाया जाता है। आज के टाइम पे तो अधिकतर बकरी की खाल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है, ये बनाने का तरीका है इसका। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं। इसमें जो क्या है, प्रमुख तालें भी हैं कुछ। कौन कौन सी तालें होती हैं, कुछ पारंपरिक तालें हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक क्या है, नौबत या निमती ताल। ये क्या है, अत्यंत प्राचीनतम ताल है। ये क्या कब बजाई जाती है, मंगल उत्सव में बजाई जाती है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि नौबत क्या है, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि क्या है, ढोल की एक ताल है। रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाई जाती है। प्रातःकाल में औजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। एक तरीके का है, इसकी तालों का एक प्रकार है, 22 पड़ताल बजाते हैं। ऐसे दूसरी होती है रहमानी ताल। जब बारात पहाड़ी मार्गों से गुजरती है, यानी कि पहाड़ों में जब बारात गुजरती है पहाड़ी मार्गों से, तब बजाई जाती है। यानी कि पहले क्या होता था, पैदल मार्गों के द्वारा बारात एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, तो उसमें पहाड़ी मार्गों से जब गुजरती थी तो पता चलना चाहिए कि हाँ कोई शादी जा रही है, ताकि लोगों को एक पता भी चल जाए। इस तरीके से ये चीज़ें चलती थी। और ऐसे होती है बड़े ताल। बड़े शुभ कार्य में बड़े ताल बोला जाता है। पर जो शुभ कार्य होता है, प्रत्येक जो शुभ कार्य के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में बड़े ताल प्रस्तुत की जाती है। आपने कभी नगाड़ों को सुनना, तो शुरुआत में कोई भी शुभ कार्य जो होता है, नगाड़ों का एक बजाने का तरीका होता है। आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में बजाई जाती है। ऐसे ही धुएल या धुयाल ताल देवता के रौद्र रूप, यानी कि मंदिर में, बेसिकली ये जो ताल है ये मंदिर में यूज की जाती है। मंदिर में जो जागर और एक तरीके से जो रात्रि जागरण होता है 4 दिन का 2 दिन का, उसमें भी ये
ये तालें बजाई जाती हैं देवता के रौद्र रूप को व्यक्त करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के नरसिंह भगवान की उपासना, काली माँ के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति के लिए ये बजाई जाती हैं। तो ये हमने देखा ढोल की तालों के बारे में। अब कुछ और चीज़ें हैं ढोल से इम्पोर्टेंट। एक ढोल सागर नाम की एक पुस्तक है। ढोल सागर क्या है? एक पुस्तक है जिसमें ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन किया गया है। और इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, केशवदास अनुरागी जी इसके राइटर हैं। और इसके प्रमुख ज्ञाता जो है, इसको मतलब एक तरीके से एक्सपर्ट है बोल सकते हैं, वो कौन है? उत्तम दास जी। दोनों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। और ढोल वादन की शैलियाँ भी इसमें मेंशन कर रखी हैं। किसमें? ढोल सागर में। कौन कौन सी शैलियाँ हैं? अमृत, सिंधु, राजी, महियानी। बस एक बार इसको देख लेना, अगर एग्जाम में आएगा तो आपका क्लिक कर जाएगा वहाँ पे। अच्छा, ढोल से ही ऐतिहासिक तथ्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। आईने अकबरी में क्या है? ढोल का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखी थी। आईने अकबरी के भी क्या है? 3 पार्ट है। एक में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, एक में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन है, एक में अकबर की जीवनी है। इस तरीके से आईने अकबरी में भी क्या है? आपका ढोल वाद्य यंत्र का वर्णन मिला है। और हिटवा बाजा, एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है। हिटवा बाजा किसे कहते हैं? हिटवा बाजा क्या है? ढोल दमाऊ को। ढोल दमाऊ को क्या है? चलते समय या यात्रा में बजाया जाता है ढोल साथ दमाऊ को, तो उसको क्या बोला जाता है? हिटवा बाजा बोला जाता है। हिटवा बाजा भी ध्यान देना, ढोल दमाऊ को एक साथ जब चलते हुए बजाया जाता है। वैसे ढोल को अकेले भी बजाया जाता है, कई जगह दमाऊ के साथ भी बजाया जाता है। अभी आगे भी देखेंगे हम, चीज़ें आएंगी। तो हिटवा बाजा भी ध्यान रखना, ढोल दमाऊ को जब एक साथ बजाया जाता है चलते समय, तो उसको क्या बोला जाता है? हिटवा बाजा बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ढोलकी। ढोलकी तो सबके घरों में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। घरों में देखा है आपने ढोलकी को। अच्छा, ढोलकी स्पेशली जो है अगर देखें तो किस जाति से संबंधित है? बद्दी जाति के लोगों द्वारा स्पेशली ये बजाई जाती थी। कब? बड़े मेलों में, उत्सवों में और त्योहारों में। होता क्या है, ढोलकी एक तरीके से जो ढोल है, ढोल क्या है? थोड़ा सा इस तरीके का यंत्र है, उसको स्टिक से बजाया जाता है। और ढोलकी को क्या? हाथों से बजाया जाता है। और ढोलकी एक तरीके से बोल सकते हैं जो मेले, उत्सव, जो त्यौहार होते हैं उनमें ढोलकी बजाकर अलग अलग नृत्य मुद्राएं की जाती हैं। इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो इसमें भी 2 पूड़े होते हैं। ढोल इसका एक तरीके से हैवी वर्जन बोल सकते हैं और ढोल की लाइट वर्जन बोल सकते हो। इसका उपयोग मेलों में, त्यौहार में, लोक नृत्य और गायन में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसका एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। महिलाओं के द्वारा जो भजन कीर्तन करते हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है। ढोल की तो मतलब बेसिक चीज़ है, इसके बारे में तो सबको पता ही रहता है। अच्छा, बनती किससे? साल की लकड़ी से बनी होती है अधिकतर। और इसके दोनों तरफ क्या होता है? बकरी या काकड़। काकड़ एक तरीके का हिरन का एक वैरायटी होती है, उसकी खाल का उपयोग किया जाता है। उसकी खाल मढ़ी जाती है यहाँ पे, जो ये थाप देने के लिए यूज की जाती है। और इसमें लोहे और पीतल के कुंडलों को कसकर सुर मिलाया जाता है। कि ऐसे कुंडल होते हैं, इनको टाइट करके सुर को बनाया जाता है। जैसे जो हाई नोट, लो नोट जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया जाता है। और रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर लोग क्या करते हैं? ढोलकी की धुन पर नृत्य करते हैं। पूजा कीर्तनों में आपने देखा होगा अपने आसपास के इलाकों में, ठीक है। ये सब चीज़ें तो बेसिक्स ही हैं। अगला देखते हैं नागफनी। नागफनी या नागफणी बोला जाता है। ये नागफनी का एक दृश्य है। पर्वतीय क्षेत्रों का क्या है? ये सुसिर वाद्य यंत्र है। ध्यान देना, कौन सा वाद्य यंत्र? सुसिर वाद्य यंत्र। और तांबे और पीतल से निर्मित होता है। इस तरीके का शेप होता है, इस तरीके का सांप का शेप बोल सकते हो। ये सांप की तरह मतलब स्पाइरल शेप है इस तरीके से। अच्छा, नाग के फन की आकृति होती है, इसलिए इसको नागफनी बोला जाता है। इसका मुंह देख रहे हैं ना आप, ये नाग के फन की तरह होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, नागफनी क्या होता है? कैक्टस के पौधे की वैरायटी भी होती है। ध्यान देना, उससे कन्फ्यूज मत कर देना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये नागफनी क्या है? पौधा है ये। अगर कभी वाद्यंत्र ने दिया हो तो ध्यान देना वो पौधा होता है, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ है। अगला है अलगोजा। अलगोजा है ज्वाला मुरली। अलगोजा को क्या बोला जाता है? ज्वाला मुरली बोला जाता है। ये इसकी यहाँ पे मैंने पिक लगा रखी है। उत्तराखंड का ये भी क्या है? पारंपरिक सुसिर वाद्य यंत्र है। इसे बांस या मोटे रिंगाल से निर्मित किया जाता है, यानी कि 2 बांसुरियों को मिला के अलगोजा बनाया जाता है। इस तरीके से समझ लो इसे। 2 समानांतर बांसुरियों की नलियों से बजाया जाता है। और इसे कब बजाया जाता है? खुदेड़ और करुणा प्रधान गीतों में। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि अलगोजा का क्या है? हास्य प्रधान गीतों में या दर्दिले गीतों में, या बोल सकते हैं कि करुणाप्रद गीतों में। कौन से गीतों में बजाया जाता है? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो करुणा प्रधान गीतों में किसका? अलगोजा का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ज्वाला का मतलब क्या होता है? युगल या जुड़वा। इसलिए 2 बांसुरी देख रहे हैं आपको, इस तरीके से 2 बांसुरियाँ हैं, इनका यूज किया जाता है, इसलिए इसे युगल बांसुरी भी कहा जाता है। और ज्वाला मुरली का ही एक और नाम क्या है? रामसौर या अलगोजा, ज्वाला मुरली, रामसौर, तीनों क्या है? इसी के नाम है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगला देखते हैं। अगला है दमाऊ, दमाऊ या दमामा। दमाऊ का यूज कुमाऊं में जो छोलिया नृत्य होता है उसमें स्पेसिफिकली आपको मिल जाएगा। ये छोलिया नृत्य में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, ढोल दमाऊ का। अभी हम दमाऊ या दमामा का बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है, ढोल की भांति ये क्या है, प्राचीनतम वाद्य यंत्र है और इसकी संरचना ये आपका ढोल का दमाऊ का चित्र है। इसमें क्या है, 1 फुट व्यास, यानी कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है लगभग 1 फुट होती है और इसकी गहराई यहाँ से यहाँ नीचे ये क्या होती है, 8 इंच गहरी होती है। 1 फुट व्यास और 8 इंच गहरा होता है और कटोरे के आकार का होता है। दिख रहा है ना, कटोरे के आकार इस तरीके का। ऊपर पे क्या है, खाल का पूड़ी बनी होगी, पूड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो बकरिया जो भी पेड़ की खाल जो भी लगाई जाती है। ढोल का उपयोग स्पेसिफिकली किस में किया जाता है, धार्मिक और शुभ अवसरों में किया जाता है और साथ ही साथ विवाह ये सब जो होते हैं शुभ अवसर, मांगलिक जो कार्य होते हैं उनमें भी किया जाता है और साथ ही साथ लोग जो महोत्सव होते हैं उनमें भी आजकल इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वादक समुदाय अधिकतर क्या होते हैं, औजी, और जो ढोल बजाते हैं उनको ढोली भी बोला जाता है। औजी, ढोली, दास और बाजगी समुदाय के लोग अधिकतर ढोल और दमाऊ बजाते हैं। ये इस तरीके से इस पे ढोल जो पूजा में यूज किए जाते हैं उसमें इस तरीके से चुनरी चढ़ाई जाती है, इस तरीके से इसका सम्मान भी किया जाता है। इसको कभी भी मतलब इस तरीके से पाँव नहीं लगाया जाता है, काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको मतलब पाँव लगाने का सेंस है कि इस पाँव के बीच में रख के भी बजाया जाता है, बट इसमें ऐसे ऊपर से पाँव नहीं रखते, इस तरीके से एक रिस्पेक्ट भी दी जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगली चीज़ देखते हैं, डौर थाली। डौर और थाली हैं 2 वाद्य यंत्र लेकिन दोनों का साथ में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले डौर के बारे में देखते हैं। डौर ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, ये डौर है, इसमें एक स्टिक होती है, स्टिक की हेल्प से बजाया जाता है। डौर क्या है, चर्म वाद्य यंत्र, यानी कि यहाँ पे क्या है, चमड़ा लगा हुआ है, चर्म वाद्य यंत्र है। मुख्य रूप से इसका जागर में उपयोग किया जाता है। जागर नृत्य, जागर नृत्य जो होता है देवताओं के लिए, देवताओं की आह्वान के लिए जागर नृत्य जो किया जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है और इसके साथ साथ थाली भी बजाई जाती है। और डौर के निर्माण की विशेषताएं देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसमें सांदड़ की ठोस लकड़ी, सांदड़ की ठोस लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है और दोनों ओर बकरी की खाल मड़ी होती है। और इसके बजाने के लिए क्या है, इसको कंधे पर नहीं लटकाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इससे कि इसको कंधे पर नहीं लटकाया जाता है, दोनों घुटनों के बीच में रखकर ही बजाया जाता है इसे, ठीक है, इसे कंधे पर नहीं रखा जाता है। और इससे निकलने वाले नाद क्या होते हैं, गंभीर, रौद्र और लोमर्सक होता है, यानी कि बेसिकली देवताओं को देवता गिराने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जागर नृत्य में इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं, इसमें थाली, डौर थाली जो साथ में हम देख रहे हैं, तो अब थाली को देखते हैं। ये हमारा डौर हो गया, ये है थाली। थाली का सेंस यहाँ नॉर्मल थाली से नहीं है, ये कांसे की बनी हुई थाली होती है, इसीलिए इसे कंसासुली थाली भी कहा जाता है। और इसको बजाने के लिए पहिया की लकड़ी, पहिया का एक वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली उसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो अलग अलग तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन जो थाली एक्चुअल में होती है, डौर थाली जो बजाई जाती है, उसमें पहिया की लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से थाली होती है, इसको उल्टा रख के, थाली इस तरीके से होती है ना, इसको उल्टा रख के, ये उल्टी है, यहीं इसे ऐसे बजाया जाता है और डौर थाली दोनों को साथ में बजाया जाता है। अगली चीज़ देखते हैं, मसक बीन। मसक बीन या जिसे बैक पाइपर भी बोला जाता है, ये क्या है, स्पेशली स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य यंत्र है। स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड में इसे गढ़वाल रेजिमेंट और सैन्य परंपरा से काफ़ी लोकप्रियता मिली थी, यानी कि रेजिमेंट्स में इनका यूज किया जाता था। ये यहाँ पे इसकी एक पिक है, इसका अंग्रेजी नाम क्या है, बैक पाइपर है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, विवाह उत्सव हो गए, सैन्य एवं पुलिस परेड हो गई और सांस्कृतिक अवसर में किया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो दमामा है, ढोल दमामा, इसका जो छलिया नृत्य होता है, कुमाऊं में जो छलिया नृत्य होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। छलिया नृत्य के दौरान जो एक तरीके से एक व्यक्ति इस तरीके से मसक बीन बजाता है और साथ में छलिया 7-8 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो इसमें नृत्य करते हैं और साथ में दमामा भी बजते हैं। छलिया नृत्य में इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं। इसकी संरचना में देखें तो यहाँ पे दिख रहे हैं ना 5 बांसुरी जैसे, ये भी एक व्यक्ति है जो मसक बीन बजाते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको 5, एक मुंह से फूक मार रहे हैं, फिर यहाँ इस तरीके से अलग अलग हाथों के हिसाब से इसमें क्या करते हैं, बांसुरी की तरह एक छेद होते हैं तो उसमें एडजस्ट करके वो बजाते हैं। अलग अलग फूक मारने का तरीका होता है, काफ़ी मतलब एक बोल सकते हैं कि टफ काम है इसको बजाना। कभी आप उनको ऑब्जर्व करना तो काफ़ी एक मतलब हालत ख़राब हो जाती है उनके देख के, ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा फूक मार के इसको बजाया जाता है। एक नली हवा फूकने के लिए होती है और इससे अलग अलग मधुर स्वर उत्पन्न करके इसको एक तरीके से हर्षोल्लास के रूप में सांस्कृतिक अवसरों में प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, इकतारा। इकतारा क्या है, इसमें एक तार होता है इसलिए इसका नाम क्या है, इकतारा है।
एक तारा इसलिए एक तारा है। और इसकी बनावट में ध्यान देना, तानपुरा और तुमड़ी जैसा दिखाई देता है, इसी की तरह तानपुरा होता है, तुमड़ी। और इसमें क्या होता है, लौकी की तरह एक कटोरी नुमा, लौकी की एक कटोरी नुमा खाल होती है इस तरीके से, और बांस की लकड़ी से निर्मित होता है। इस तरीके से ये बने रहता है, इसका शेप आप देख सकते हैं। अगला है चिमटा। चिमटा क्या है, लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र। चिमटा तो आपने देखा होगा मंदिरों में आराम से आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं भी मंदिरों में चले जाइए, भजन कीर्तनों के दौरान चिमटे का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, और धार्मिक क्रियाकलापों में इसका उपयोग किया जाता है, आपने भजन कीर्तनों में देखा होगा। अगला देखते हैं मंजीरा। मंजीरा क्या है, इसका निर्माण पीतल और तांबे से निर्मित होता है। इसका अन्य नाम क्या है, कंसाल है। मंजीरा का इस्तेमाल भी आपको विवाहों के दौरान, कुमाऊं क्षेत्र में जो विवाह होते हैं उसमें आपको मंजीरा का इस्तेमाल दिख जाएगा। जो छोलिया समुदाय होता है वो उसमें आपका इसका इस्तेमाल करते हुए आपको दिख जाएंगे। मंजीरा और झांझ जो होते हैं, झांझ भी क्या है, इसी की तरह है। मंजीरा क्या है, पीतल या तांबे से निर्मित है। झांझ जो है आपका कांसे की प्लेट से निर्मित है, बस इतना सा डिफरेंस है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। इन दोनों ये जो क्या है, इनको हाथ में पकड़कर एक लयबद्ध रूप से बजाया जाता है। यदि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, दमाओं के साथ बजाया जाता है झांझ को, झांझ बोलते हैं जो दमाओं के साथ बजाया जाता है। और ऐसे मंजीरा क्या होता है, भजन कीर्तनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। झांझ में क्या होते हैं, कांसे की 2 प्लेट होती हैं, और मंजीरा में क्या होती है, पीतल और तांबे की होती है। फोकस देन करना, मैं जो जो चीज़ बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं मोछंग। मोछंग या इसी का दूसरा नाम क्या है, मोनछंग। मोछंग या मोनछंग जो भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके का फूंक वाद्य यंत्र है। ध्यान देना, फूंक वाद्य यंत्र, फूंक मार के यानी कि सुसिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या होता है, लोहे की पतली पतली पट्टियों से बना वाद्य यंत्र होता है। होठों पर टिकाकर उंगली से बजाया जाता है। ये यहाँ पे एक सज्जन इसको बजा रहे हैं, और बजाने का तरीका क्या है, होंठ और दांत के बीच में रखकर बजाया जाता है। ये एक व्यक्ति है जो इसको बजा रहे हैं, आप देख सकते हैं हाथ और होंठों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा के प्रभाव से मधुर स्वर निकलते हैं, इस तरीके का इसका डिजाइन होता है। इसका उपयोग जो किया जाता था, अब एक तरीके से पशुचारण, जो चरवाहे जो लोग होते थे, अपना मनोरंजन करने के लिए जंगलों में जब पशुओं को चराने जाते थे तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता था। मनोरंजन और नृत्य में भी अब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला मोछंग की तरह ही होता है बिनाई। एक तरीके से कहीं कहीं सेम भी दिया गया है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है। बिनाई क्या होता है, लोहे से बना धातु यंत्र होता है, इसे दांतों से दबाकर बनाया जाता है। मोछंग की तरह ही इसका कॉन्सेप्ट है। ये अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, ये मोछंग बजाती हुई एक महिला है, बिनाई बजाती हुई एक महिला है। अगला देखते हैं हुड़क या हुड़की। हुड़क या हुड़की क्या होता है, ये एक हल्का एक सरल वाद्य यंत्र है और चर्म वाद्य यंत्रों में विशेष स्थान रखता है। हुड़का या हुड़की आपका चर्म वाद्य यंत्रों में एक स्पेशल कैटेगरी रखता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है ऐतिहासिक रूप से भी है, और कृषि कार्यों में इसका अधिकतर इस्तेमाल किया जाता था पुराने टाइम में। अब तो अलग तरीके से कृषि की जाती है। ऐतिहासिक काल में क्या होता था, कत्यूरी शासन काल में 6वीं शताब्दी में लगभग इसका हुड़का वादक जो हुड़का बजाता था उसको हुड़किया नैक या हुड़किया नायक बोला जाता था। इसका उल्लेख मिला है कत्यूरों के शासनकाल के समय में। इसका उपयोग किस लिए, जागर एवं लोकगीत में, धार्मिक अनुष्ठानों में, युद्ध प्रेरक गाथाएं गाने के लिए, फसल कटाई, स्पेशली इसका उपयोग फसल कटाई और फसल बुवाई में मनोरंजन के रूप में किया जाता है। हुड़का बजाते हुए, अच्छा इसका बजाने का तरीका क्या है, दाएं हाथ से, एक हाथ से इसको बजाया जाता है और बाएं हाथ से कमर पकड़कर एक तरीके से धीमे धीमे लय में इसमें डांस करते हुए लोग काम करते हैं। इसमें लगे घुंघरुओं से लयात्मक ध्वनि उत्पन्न होती है। ये है हुड़के का एक दृश्य, इसको हाथ में पकड़ के बजाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये अभी भी हुड़किया जो परंपरा है, कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में अभी भी ये हुड़किया परंपरा विद्यमान है। ऐसे अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए भी। ठीक है, अभी भी अगर इनको प्रमोट करना है तो जैसे प्रमोट करने के लिए जो लोग हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी ग्राम सभाएं इनको अभी भी इस्तेमाल में ला रही हैं। अच्छा, हुड़के का ये क्या होता है, 2 रूप होते हैं। एक बड़ा रूप होता है उसको हुड़क बोला जाता है, और छोटे रूप को क्या बोला जाता है, साहित्य बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा हुड़के से संबंधित। अगला देखते हैं रणसिंगा और तुरही। रणसिंगा और तुरही क्या है, ये युद्ध से संबंधित है। युद्ध काल में इसका अधिकतर उपयोग किया जाता था। रणसिंगा और तुरही में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपका रणसिंगा की पिक है, ये एस शेप का होता है इस तरीके का, और ये तुरही है। यहाँ इस तरीके से आपने बैंड के साथ देखा होगा, ये तुरही बैंड के साथ बजाने के लिए एक व्यक्ति होता है जो तुरही बजाते रहता है। ये क्या होता है, युद्ध वाद्य यंत्र है, आकार में लंबे और पीतल और तांबे के बने होते हैं। पीतल और तांबे के बने होते हैं। इसका उपयोग युद्ध के समय, सावधान रहने के संदेश में और देवी देवताओं के नृत्य में किया जाता है। और साथ ही साथ इसका बैंड में भी आपने यूज देखा होगा। और पूजा आराधना जो मंदिरों में की जाती है उसमें भी इसका रणसिंगे का उपयोग कई जगह किया जाता है। इसमें क्या होता है, सक्रिय नाल में फूंक मारने से तीव्र
वह कर्कश ध्वनि निकलती है, जिससे क्या होता है काफ़ी दूर तक ये ध्वनि जाती है। तो युद्ध काल में कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि हाँ युद्ध का समय हो गया है, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता था। आपने जो पुराने सीरियल देखे होंगे तो उनमें इनका आपने इस्तेमाल देखा होगा कि जो ऐतिहासिक सीरियल होते हैं जिनमें रणसिंगे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं शंख। शंख से तो हर कोई वाकिफ़ है, घरों में शंख होती है। ये यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखी है, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन शंख बजा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पांचजन्य शंख काफ़ी फेमस है। एक है लोकप्रिय और प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों में, शंख का तो स्पेशली धार्मिक कार्यों में होता है, पूजा, शादी, कुछ भी धार्मिक कार्य होता है तो हिंदू रीति रिवाजों में जो है शंख का स्पेशली उपयोग किया जाता है और घरों में सुबह सुबह भी बजाई जाती है। और भकोरा, भकोरा अगला है भकोरा। भकोरा क्या होता है, इस तरीके से ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एक बच्चा बजा रहा है भकोरा। ये उत्तराखंड का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है और तांबे से निर्मित होता है, मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। इस तरीके से मैंने पिक भी लगा रखी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो फूंक मार के बजा रहा है तो भकोरा में कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको कि ये किस तरीके से बजाया जाता है। एक लंबी सी नली है और यहाँ से क्या होती है, आवाज़ निकलती है। ये पूजा अर्चना जो की जाती है मंदिरों में, यानी कि धार्मिक लोक देवताओं के आह्वान के समय और युद्ध के समय सूचना देने में प्राचीन काल में उपयोग किया जाता था भकोरा का। अगला देखते हैं डमरू। डमरू से तो शिव जी, भगवान शिव से सभी लोग वाकिफ़ हैं। डमरू उन्हीं का क्या है, प्रिय वाद्य यंत्र बोल सकते हैं। डमरू त्रिशूल में लगे रहते हैं ना, प्रथम आदि वाद्य यंत्र भी माना जाता है। इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अगला है सारंगी। सारंगी जो है बद्दी और मिरासी जातियों का प्रिय वाद्य यंत्र है। बद्दी और मिरासी जो समुदाय के हैं उत्तराखंड में, उनका प्रिय वाद्य यंत्र है। ये घुमंतु समुदाय द्वारा इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। ये आपका सारंगी का एक चित्र है। इसका उपयोग लोकगीतों के साथ राग रागिनियों की प्रस्तुति में किया जाता है। कई राग रागिनियों के स्वर इसी के द्वारा निकाले जाते हैं, सारंगी के द्वारा। अगला देखते हैं नगाड़ा। नगाड़ा ये क्या है, युद्ध वाद्य यंत्र माना जाता है इसको भी। ये मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ध्यान या धुएल नृत्य आपका मंदिरों में किया जाता है। ध्यान या धुएल नृत्य जो होता है, ऐसे ही सरव नृत्य होता है। गढ़वाल में जो सरव नृत्य किया जाता है वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूजा यात्राएं जो होती हैं, यात्राएं जो निकाली जाती हैं, उसमें भी नगाड़ों का उपयोग किया जाता है। रणसिंगा और भगोरी के साथ, भगोरा जो होता है उसके साथ इसका अनुष्ठान के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये जनजातीय और भाबर क्षेत्र में लोकप्रिय है। रणसिंगा और भगोरा है। और देव अवतरण के और धार्मिक आयोजनों में भी इसका विशेष महत्व है। जो देवता घिराना जो करते हैं ना, देवताओं को बुलाते हैं, स्थानीय लोग देवताओं की आराधना जो करते हैं, उस समय इसका नगाड़े का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे नगाड़े का आपको पिक लगा रखी है मैंने। इस तरीके से जो डंडियाँ होती हैं उनकी हेल्प से इसको बजाया जाता है। इस तरीके से वैदिक संदर्भ में देखें तो लोक वाद्य यंत्रों के बारे में ऋग्वेद में क्या है, दुंदुभी, बांसुरी और वीणा का वर्णन है। बस इनको थोड़ा सा एक बार नजर मार लीजिएगा। दुंदुभी, बांसुरी और वीणा का वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद में। ऐसे ही कसेरी या कसेटी कुमार का एक लोक वाद्य यंत्र है। आधुनिक वाद्य यंत्र की बात करें तो हारमोनियम, गिटार, ऑर्गन, ये सब क्या है, आधुनिक वाद्य यंत्र है। ऐसे ही यूकेलेले नाम सुना होगा आपने, यूकेलेले करके भी होता है, गिटार की तरह ही होता है। यूकेलेले बोलते हैं इसे, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्या है, आधुनिक वाद्य यंत्रों के कैटेगरी है। इस तरीके से हमने देखा उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों को हमने डिस्कस करा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।